तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यानी अभिक्रिया दिया गया है और उस अभिक्रिया का हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो पहला जो अभिक्रिया वो ये कहता है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विच गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन का सिंबल लिखना होगा। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। बट जब रिएक्शन होता है तो वहां पे हाइड्रोजन तत्व के रूप में नहीं बल्कि अणु के रूप में भाग लेता है। यानी हाइड्रोजन गैस, और गैस जो हाइड्रोजन गैस होता है वो डाइमर की फॉर्म में होता है, यानी H2 के फॉर्म में होता है। क्लियर हो? उसके बाद क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन भी एक गैस है जो कि डाइमर की फॉर्म में होता है। तो Cl2 which gives us, क्या होता है? इसने कहा कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। हाइड्रोजन क्लोराइड मींस HCl। तो हमने तो रासायनिक समीकरण तो लिख दिया, लेकिन इसने एक और बात कह रखा है कि संतुलित होना चाहिए। जो हमें रासायनिक समीकरण लिखना है वो कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। तो जो हमारा पहला टॉपिक था इस चैप्टर का वो ये था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो उसी के सहारे हिट एंड ट्रायल मेथड के सहारे हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। चलिए संतुलित करते हैं। तो मैंने सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी एक तत्व को चूज करेंगे। उस तत्व की जो परमाणु की जो संख्या है वो LHS में और RHS में दोनों तरफ हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो मैंने क्लोरीन को चूज किया। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2, और जबकि इस साइड क्लोरीन की संख्या 1। तो इधर भी हमें क्लोरीन की संख्या बराबर करने मतलब 2 करना है। तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। क्लोरीन की संख्या LHS और RHS में क्लियर हो गया, बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे तत्व यानी हाइड्रोजन को लेंगे और देखेंगे कि क्या हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। यानी इस तरह से हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड के सहारे हमारा यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। क्लियर हो गया? यह हमारा रिएक्शन नंबर 1। अब रिएक्शन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा प्रक्रिया है कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। ये दोनों में क्या रखा है? बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2SO4 का होल थ्राइस, व्हिच गिव्स अस, क्या देता है? तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा? BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। क्लियर हो गया? ये मैंने तो रासायनिक समीकरण तो लिख दिया, लेकिन इसमें क्या करना है? संतुलित भी करना है। तो चलिए हम संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी संख्या को बराबर करते हैं? तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को ले लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या इस अभिकारक में सबसे ज्यादा है। कितनी है? 4। यहाँ पे 4 तो दिख रहा है, पर होल थ्राइस भी है, और होल थ्राइस का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 12। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 12। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? केवल 4। तो यहाँ भी तो हमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 12 करना है। तो 4 में हम यदि 3 से मल्टीप्लाई कर 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12। यानी हमें यहाँ पे कितना लिखना होगा? 3। क्लियर हो गया? ऑक्सीजन की संख्या LHS और RHS में बराबर हो गया। अब उसके बाद दूसरे तत्व को ले लेते हैं, सल्फर को ले लेते हैं। सल्फर की संख्या यहाँ पे कितनी है? यहाँ है 1, और थ्राइस का मतलब उसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए 3, और यहाँ पे सल्फर कितना संख्या कितनी है? 1 और मल्टीप्लाइड बाई 3, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 व्हिच गिव्स अस 3। यानी इधर भी 3 और इधर भी 3, सल्फर की संख्या भी बराबर हो गई। उसके बाद ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है? 2, जबकि यहाँ पे एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है? केवल 1। यहाँ पे हम 2 लिख दें तो एल्यूमिनियम की संख्या भी बराबर होगी। क्लियर हो गया? अब इसमें आते हैं, क्लोरीन को ले लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? ओनली 3 नहीं, 3 तो यहाँ दिख रहा है नीचे, लेकिन इसका ट्वाइस भी तो है 2। 3 2 जा 6। क्लियर हो गया? और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? ओनली 2। तो यहाँ पे हमें 3 लिखना होगा। अब बेरियम को ले लेते हैं। तो बेरियम यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इस तरह से हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड से हमारा दूसरा इक्वेशन भी क्या हुआ? संतुलित हो चुका है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे आते हैं। अब तीसरे इक्वेशन को हम संतुलित कर, पहले रासायनिक समीकरण लिखेंगे, फिर उस रासायनिक समीकरण को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करेंगे। तो तीसरा इक्वेशन क्या रखा है कि सोडियम और जल को मिलाते हैं। तो सोडियम का Na जो कि एक धातु है, और उसके बाद से
जल का H2O। ये दोनों जब अपक्रिया करते हैं परस्पर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। क्लियर हो गया। उसके बाद और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहने का तात्पर्य क्या है, हाइड्रोजन गैस। और जब भी हाइड्रोजन गैस की बात आए तो H2 लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमेशा डायमर के फॉर्म में होता है, और जहां भी गैस है वहां पे अपवर्ड एरो लगा देते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको हमें संतुलित करना है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2। बराबर है ना, नहीं बराबर है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा यहाँ भी हाइड्रोजन है ना, तो इस साइड हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3, और इस साइड हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। तो हमें दोनों को बराबर करना है, तो कैसे बराबर करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 2 और 2 4, और यदि यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 4, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 और 2, 2 + 2 4। क्लियर हो गया, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, मतलब दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, मतलब दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर है। अब देख लेते हैं सोडियम। सोडियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, तो सोडियम की संख्या भी तो बराबर करनी है, यहाँ पे हम यदि 2 लिखते हैं तो सोडियम की संख्या भी बराबर होगी। इस तरह से हमारा यह तीसरा समीकरण भी संतुलित हो गया। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें अंतर क्या है, पिछले क्वेश्चन में था कि हमको रासायनिक समीकरण लिखना था और उसको संतुलित भी करना था, पर इसमें एक और अंतर कर दिया कि उसकी अवस्था के संकेतों के साथ साथ, यानी उसके जो हम फॉर्मूला लिखेंगे किसी अभिकर्मक का या उत्पाद का, तो उस फॉर्मूले के बाद उसका हम अवस्था का संकेत भी लिखेंगे। जैसे अगर सॉलिड स्टेट है तो उसके लिए हम S लिखेंगे, लिक्विड स्टेट है तो उसके लिए हम स्मॉल l लिखेंगे, एक्वस स्टेट है तो AQ लिखेंगे, और क्या गैसेस स्टेट है तो ये लिखेंगे। इस प्रकार से जो हमारे अभिकारक होंगे या फिर उत्पाद होंगे उनकी अवस्था के संकेत भी हमें साथ साथ लिखना है। ठीक है, तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन है कि जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का विलयन, बेरियम क्लोराइड BaCl2 जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद से ये कह रहा है कि सोडियम सल्फेट के विलयन में अपक्रिया करके सोडियम सल्फेट का विलयन यानी Na2SO4, और ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। और जब ये रिएक्शन करेंगे तो इनके रिएक्शन से उत्पाद क्या बनता है, तो यहाँ पे हमारा जगह नहीं है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं, बल्कि आप जब अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखेंगे आप इसके आगे लिखेंगे, आप नीचे लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, नीचे लिखना उचित नहीं है, यहाँ पे जगह की कमी से हम नीचे लिख रहे हैं। तो उत्पाद इसका बनता है कि सोडियम क्लोराइड का विलयन, किसका बनता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, और क्या बनता है उत्पाद के साथ साथ अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, इसका अवक्षेप बनता है जो कि अघुलनशील है, यानी किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। यहां मैंने लिख दिया स्मॉल s, मैंने सबका अवस्था लिखा है ना, लिक्विड स्टेट में, एक्वस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। जब मैंने जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन को मिलाया तो अब क्रिया से में क्या मिला, सोडियम क्लोराइड का विलयन और साथ साथ अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हुआ। ये तो हो गया हमारा समीकरण और साथ ही साथ उस अभिकर्मक या उत्पाद की अवस्था का संकेत। अब हमें इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम किसको सबसे पहले लें, तो हम ले लेते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करते हैं, तो आप ध्यान से देखिए LHS में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, RHS में ऑक्सीजन की संख्या 4, यानी दोनों तरफ इक्वल है। अब लेते हैं सल्फर, LHS में 1 है, RHS में भी 1 है। अब ले लेते हैं सोडियम, LHS में सोडियम की संख्या 2 है, जबकि RHS में केवल 1 है, तो उसकी संख्या को हम बराबर करेंगे।
बराबर हो गया। अब आते हैं दूसरे विकल्प में, क्लोरीन की बात करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 और यहाँ पे भी 2 लिखने से क्लोरीन की संख्या 2 हो चुकी है, और फिर ये यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, यानी अब ये हमारा समीकरण संतुलित भी है और साथ ही साथ उस अभिकर्मक या उत्पाद की अवस्था का संकेत भी लिखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस जगह कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, लिखते जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो कि एकस फॉर्म में होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन क्योंकि वो भी एकस फॉर्म में होगा, इन दोनों के मिलने से किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, इन दोनों के मिलने से सोडियम क्लोराइड और H2 का फॉर्मेशन हुआ। इन सभी के हमने अवस्था के भी संकेत लिख दिए हैं। अब इसको संतुलित करना है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1, सोडियम की संख्या 1, सोडियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1 और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 1, यानी हमारा यह दिया गया रासायनिक समीकरण ऑलरेडी संतुलित है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्लियर हो गया। चलिए, तो अगला हमारा क्वेश्चन यह है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, यानी कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का बारे में हमें आगे चर्चा करना है क्वेश्चंस में, कि इस विलयन का उपयोग हम सफेदी करने के लिए करते हैं, जो बाद में हम पेंटिंग करते हैं सफेदी, उसमें हम इस पदार्थ X का प्रयोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए कि यह जो पदार्थ है, इस पदार्थ का क्या नाम है। तो इस पदार्थ का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो अणु सूत्र है वो ये है CaO। CaO को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हम जनरल वे में बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना। जो हमारा पदार्थ X है वो बिना बुझा चूना है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड और अणु सूत्र CaO है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है कि पदार्थ X की जल के साथ, ये जल है, पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। मतलब हमारा जो पदार्थ X है यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, यह जल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा पदार्थ बनाएगा, इसका हमें रिएक्शन लिखना है। चलिए लिखते हैं, इसका रिएक्शन क्या होगा CaO का। जब CaO हमारा जल से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CaOH का फुल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। क्लियर हो गया कि जब ये पदार्थ X, यहाँ पे पदार्थ X क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कोई कील हो और उसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, जो कि नीले कलर का होता है, उसमें हम डुबोएं तो नीले कलर से हल्के भूरे कलर में, गाढ़े भूरे कलर में क्यों बदल जाता है, क्या रीजन है इसका। इस रीजन के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, वो रिएक्शन कुछ इस प्रकार का था, इसको इरेज कर देते हैं। कि Fe प्लस CuSO4, यही आपका क्वेश्चन है ना, कि आप कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, आप ध्यान से देखिए कि ऐसी रिएक्शन आपने पढ़ा था कब, जब आप सक्रियता श्रेणी पर चर्चा कर रहे थे। सक्रियता श्रेणी में आप ध्यान से देखिएगा, कॉपर और फेरस इन दोनों की आप तुलना करिए,
कौन की किसके अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। तो आप पाएंगे कि जो फेरस है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। यानी जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालते हैं तो लोहा जो फेरस है वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसको सेपरेट कर देता है और क्या करता है, कॉपर का स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है और बना लेता है Fe2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर हो गया। इस प्रकार जब हम किसी कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालते हैं तो आयरन क्या करता है, वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिस कारण उस विलयन का रंग बदल जाता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। कौन सा पदार्थ का उपचयन हुआ और कौन से पदार्थ का अपचयन हुआ। तो एक बार और क्विक रिवीजन कर देते हैं कि उपचयन क्या है। उपचयन वह घटना है जब किसी अभिकर्मक में ऑक्सीजन की या तो वृद्धि हो या तो हाइड्रोजन की कमी हो। क्लियर हो गया। अपचयन क्या है कि किसी अभिकर्मक में ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो या फिर हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हो, दोनों एक दूसरे की विपरीत है। तो चलिए चर्चा करते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, सोडियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 0। जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में जब Na2O है तो यहाँ पे अगर 2 बेंजीन को हटा देते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 1। यानी 0 से बढ़कर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 1। तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हुई या फिर कमी हुई, वृद्धि हुई। तो वृद्धि का मतलब, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि का मतलब इस सोडियम का क्या हुआ, उपचयन हुआ। क्या हुआ, उपचयन हुआ। जब Na से Na2O बना तो इसका उपचयन हुआ। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि CuO plus H2 which gives us Cu plus H2O। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 0, यानी ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो रही है। और जब भी ऑक्सीजन की संख्या में कमी होती है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन। क्लियर हो गया। एक और बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 0, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1, 0 से बढ़कर 1, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि। और जो ही ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो तब इसको हम कह सकते हैं, इसका क्या हुआ, उपचयन हुआ। क्या हुआ, उपचयन। तो समझ में आ गया कि किस पदार्थ का अपचयन हुआ और किस पदार्थ का उपचयन हो गया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपके पाठ में प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम आएंगे आपके जो इस चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज दिया है, एक एक क्वेश्चन हम करेंगे। हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट का अभ्यास में जो प्रश्न दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे ये कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो नीचे कौन सा अभिक्रिया दिया है उसको लिख लेते हैं। तो 2PbO जो कि सॉलिड स्टेट में है, उसके साथ अभिक्रिया करता है कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में है। इनके अभिक्रिया से बनता है लेड सॉलिड स्टेट में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में। ये हमारा अभिक्रिया दिया हुआ है। इस अभिक्रिया के बारे में क्या कह रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है कि सीसा अपचयित हो रहा है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा स्टेटमेंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तीसरा स्टेटमेंट ये है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, सॉरी यहाँ पे उपचयित है, उपचयन, CO2 उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है और लास्ट स्टेटमेंट है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड यानी PbO अपचयित हो रहा है।
तो क्वेश्चन का ये कहना है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, और ऑप्शन जो हमारा दिया है वो ये है ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड ए एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी एवं सी, ऑप्शन नंबर फोर्थ सभी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पर हम ध्यान से गौर करते हैं, क्या हमको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कार्बन के पास क्या कोई ऑक्सीजन है, नहीं है, यानी ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 0 है। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ गई, 2, मतलब ऑक्सीजन की संख्या प्लस हुई, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हुई। और जब भी ऑक्सीजन की संख्या वृद्धि होता है उसे हम कहते हैं उपचयन, यानी कार्बन का उपचयन होता है। यानी हमारा एक स्टेटमेंट यही निकला जो सही है, कार्बन का उपचयन हो रहा है ना। और एक और बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 0। और जहां पे भी ऑक्सीजन की संख्या में कमी होती है, सिंपल सी बात है, वहां पे अपचयन होता है, यानी हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है वो सही के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। तो कौन सा कथन असत्य है, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा थोड़ा अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, सीसा तो यहाँ, लेड यहाँ है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट है ना, वो तो हमारा अभिकारक तो है नहीं। जो लेड कर रहा था वो तो प्रोडक्ट है, वो तो हमारा रिएक्टेंट है नहीं। इसका मतलब यही दोनों ए और बी, ये दोनों हमारे स्टेटमेंट असत्य है। यानी हमारा देखिए ए और बी किसमें है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्लियर सही है। क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यह कहता है, एक अभिक्रिया दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, रिएक्शन Fe2O3 plus 2Al which gives us Al2O3 plus 2Fe। इसमें पहला जो ऑप्शन ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की, मतलब पूछ रहा है कि ये जो हमारा रिएक्शन है ये किस प्रकार का रिएक्शन है। पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन, तीसरा ऑप्शन है वियोजन, चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो चलिए एक एक पे चर्चा करते हैं। संयोजन किसे कहते हैं, संयोजन का मतलब समझिए संयोजन क्या है, कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर के उत्पाद का निर्माण करें तो उसे हम कहते हैं संयोजन। तो गौर से देखिएगा, उत्पादों की संख्या कितनी है, 2। सिंपल सी बात है, संयोजन नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरी बात द्विविस्थापन, द्विविस्थापन का क्या मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान हो, यानी एक जो आयन हो वो एक अभिकारक से निकल करके दूसरे अभिकारक में चला जाए और उस अभिकारक का आयन उस अभिकारक से निकल करके इस अभिकारक में चला है, यानी परस्पर अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान जब होता है तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि ऐसी घटना यहाँ पे घटित नहीं हो रही, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। अगला है वियोजन। वियोजन की घटना किसे कहते हैं कि जब किसी एकल अभिकर्मक के टूटने से 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे एकल अभिकर्मक नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन को भी चेकअप करेंगे, यह है विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं कि जब किसी अभिकर्मक से किसी तत्व या तत्व के मतलब आयन का, किसी आयन का एक अभिकर्मक से दूसरे अभिकर्मक में विस्थापन हो, विस्थापित हो जाए,
या कोई एक तत्व किसी अभिकर्मक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं ग्रहण कर ले, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा Fe2O3, यहाँ पर Fe और Al, जब आप सक्रियता श्रेणी में जाएंगे तो आप क्या देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो फेरस की अपेक्षा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, और वो क्या करेगा Fe2O3 से Fe को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा, और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा और Al2O3 का फॉर्मेशन कर लिया। इस तरह से हमारा यह दिया गया अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है वो ये कहता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण यानी Fe पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम डालते हैं तब क्या होता है, इस ये रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है, समथिंग, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। पहला जो ऑप्शन दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, यानी H2 बनता है और आयरन क्लोराइड FeCl3 आयरन क्लोराइड बनता है। बी नंबर का है क्लोरीन गैस बनता है और क्या बनता है, आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है FeOH का होल थ्राइस बनता है। तीसरा जो ऑप्शन कहता है नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। चौथा जो ऑप्शन है वो ये कहता है कि आयरन लवण तथा जल जलता है। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हम तुलना करते हैं हाइड्रोजन और फेरस में। सक्रियता श्रेणी में आप जाइए और देखिए कि आयरन और हाइड्रोजन, इन दोनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। इन दोनों की तुलना कीजिए अभिक्रियाशीलता, तो आप पाएंगे कि ये जो फेरस है वो हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। लेकिन जब हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो किस रूप में विस्थापित होता है, गैस के रूप में, और गैस हमेशा किस फॉर्म में होता है, डाइमर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया H2 यानी हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन का स्थान ये स्वयं ग्रहण कर लेगा यानी FeCl3 का फॉर्मेशन कर लेगा। और ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर हो गया? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरेटिकल है। वो ये कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं, तो एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्षों में तत्वों की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या हमेशा क्या हो, समान हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? इसमें अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है ताकि हमें उस अभिकर्मक के वास्तविक अनुपात के बारे में ज्ञान हो सके, कि किस अनुपात में मिश्रित हुआ और किस अनुपात में उत्पाद का निर्माण हुआ। क्लियर हो गया? एक समझ लेते हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 HCl, इसको संतुलित करता है, संतुलित हो गया। तो ये इससे क्या पता चला कि अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्लोरीन गैस को मिलाते हैं उससे 2 मोल HCl का निर्माण होता है, यानी अभिकर्मक और उत्पाद की वास्तविक मात्रा का अनुपात हमें किससे पता चलने वाला है, संतुलित रासायनिक समीकरण से पता चलने वाला है। तो यह है हमारा किसका, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित
कीजिए कि आपका स्टेटमेंट लिखा है, इसको आप रासायनिक समीकरण में लिखिए, रासायनिक समीकरण के रूप में, और उसे संतुलित कीजिए। तो पहला ये लिखा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करने से अमोनिया बनता है। किसका किसका? नाइट्रोजन जो कि गैस है, और वो भी किस फॉर्म में पाया जाता है? डाइमर फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस भी, इन दोनों के मिलने से किसका फॉर्मेशन होता है? अमोनिया। अमोनिया का अणु सूत्र क्या होता है? NH3, इसको कहते हैं अमोनिया गैस। क्लियर हो गया? तो ये हो गया, हमने इसका रासायनिक समीकरण तो लिख दिया। अब हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो इस रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे? तो किसी एक तत्व को लेंगे और उस तत्व के परमाणुओं की संख्या LHS तथा RHS दोनों तरफ बराबर करेंगे। तो चलिए हम नाइट्रोजन को ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन के ध्यान से देखिए, LHS में इसके नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2, जबकि RHS में केवल 1। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे संख्या कितनी हो गई? 2। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ भी तो हमें 6 करना है। 6 कैसे होगा? 3 लिखने से। इस तरह से हमारा यह समीकरण संतुलित हो गया। क्लियर हो गया? तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी H2S, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका हम वायु में दहन कराने पर, तो वायु में दहन कराएंगे तो क्या होगा? उसकी ऑक्सीजन से के साथ दहन होगा, यानी H2S प्लस O2। तो जब हम H2S गैस का वायु में दहन कराते हैं तो जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। H2O जो कि जल है, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये मैंने रासायनिक समीकरण तो लिख दिया। अब हमें इसे क्या करना है? संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 2, जबकि यहाँ पे 2 और 1 3। तो चलिए इसकी ऑक्सीजन की संख्या बराबर कैसे करेंगे? तो यहाँ भी आप 2 लिख दीजिए। तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, 2 2 4, यानी RHS में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। यहाँ भी अगर हमें ऑक्सीजन की संख्या 4 करनी हो तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। क्लियर हो गया? अब हाइड्रोजन की संख्या देखिए, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है? 2, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी 4 कर लेते हैं, 4 हो गया। अब यहाँ पे सल्फर की संख्या कितनी हो गई? 2, और यहाँ पे सल्फर की संख्या 2। कैसे करेंगे? 2 लिखेंगे। अब जैसे ही मन ने 2 लिखा, अगेन हमारा जो बैलेंसिंग था वो और डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या और भी चेंज हो गया। ऑक्सीजन की संख्या और कितना हो गया? 2 2 जा 4 2 6 हो गया। तो यहाँ भी तो हमें ऑक्सीजन की संख्या 6 करना है। तो यही चीज होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब आप वहां पे हिट करिए और ट्राई करिए कि क्या हमारा हिट सही है अथवा नहीं है। हिट करने का तात्पर्य क्या है? कि आप उस नंबर को लिखिए। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप पहली बार में जो नंबर लिखें वो एक्यूरेट हो, उसको हमेशा चेंज करना पड़ता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसे यहाँ पे मैंने देखा, पहले यहाँ पे मैंने कुछ 2 लिखा था, बट अभी जो कंडीशन आया यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई, और यहाँ पे कितनी हो गई? 2 2 + 4 6 हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्यों कितना है? 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 6 करना है ना। यहाँ पे 2 को हम इरेज करके अगेन क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा यह समीकरण संतुलित हो चुका है। क्लियर हो गया? ये था हीट एंड ट्रायल मेथड। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस ये किसके साथ अभिक्रिया करता है? बेरियम क्लोराइड के साथ, यानी BaCl2। इसके साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में क्या देता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस, ये मैं यहाँ पे गैप ना होने की वजह से नीचे लिख रहा हूं, बट आप लोग नोटबुक में नोट करेंगे तो इसके आगे नोट करेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट
BaSO4 का अवक्षेप देता है। जब अवक्षेप की बात हो तो डाउनवर्ड एरो का हम यूज करते हैं, और गैस की बात हो तो अपवर्ड एरो का हम यूज करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 नहीं, थ्राइस भी है, थ्राइस भी उसका, तो थ्राइस का मतलब 4 3 4 12, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे कुल कितना है, 12 की संख्या में है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, केवल 4। तो 12 करने के लिए यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। क्लियर हो गया। सल्फर की संख्या यहाँ पे कितनी है, थ्राइस है तो 3, और यहाँ पे सल्फर की संख्या कितनी है, 3। क्लियर हो गया। एल्यूमिनियम की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2, और यहाँ पे सिंगल 1 है, तो यहाँ पे हम 2 करेंगे तो यहाँ 2 लिख देते हैं। क्लियर हो गया। अगले पे आते हैं, क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2, और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 3 4 6, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 3। क्लियर हो गया। बेरियम यहाँ पे कितना है, 3, और यहाँ पे बेरियम कितना है, 3। इस तरह से हमारा यह तीसरा इक्वेशन भी, केमिकल इक्वेशन भी क्या होगा, बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी डी में कह रहा है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, पोटेशियम धातु जो मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ये जल के साथ जो अभिक्रिया करता है जो लिक्विड फॉर्म में होगा। जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH एक्वस और हाइड्रोजन गैस देता है। जब भी हाइड्रोजन गैस की बात है तो अपवर्ड एरो। चलिए इसको हम संतुलित करते हैं। तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3, कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2 2 4 4, और 2 और प्लस 2 4। क्लियर हो गया। ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, पोटेशियम की संख्या 2, और यहाँ पोटेशियम की संख्या 2। इस तरह से हमारा यह चारों समीकरण संतुलित हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा कर रहे हैं, और हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करेंगे।